नमस्कार। आज हम प्रशासनिक सोच की दुनिया में एक ऐसी हस्ती के विचारों को गहराई से जानेंगे जिनका नाम शायद मैक्स वेबर या हेनरी फयोल जितना सुनने में ना आता हो, पर जिनका असर बहुत गहरा रहा है। मेरी पार्कर फॉलेट। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि पीटर ड्रकर जैसे मैनेजमेंट गुरु, वो उन्हें न सिर्फ प्रबंधन की पैगंबर कहते थे, बल्कि अपना गुरु भी मानते थे। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, मतलब MP फॉलेट 1 के कुछ अंश, उसके आधार पर आज हमारा मकसद है फॉलेट के जो मुख्य विचार हैं उनको समझना। जी, और ये देखना कि उनके ये विचार आज भी क्यों इतने प्रासंगिक हैं, खासकर जब हम साथ मिलकर काम करने यानी सहयोग की बात करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट वो 1868 से 1933 तक थीं। एक अमरीकी सामाजिक कार्यकर्ता, सलाहकार और प्रबंधन विचारक। और देखिए, उनकी ये खास बात ये थी कि उन्होंने उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, मतलब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उस वक्त लगभग पूरी तरह से पुरुषों का ही दबदबा था। सही बात है। ये अपने आप में एक उपलब्धि थी और उन्होंने अकादमिक दुनिया का ध्यान भी, आप कह सकते हैं, पारंपरिक विषयों जैसे सरकार या द स्टेट से हटाकर हाँ, उसको शिफ्ट किया उन्होंने उद्योग और औद्योगिक समूहों की कार्यप्रणाली पर, जो उस समय उभर रहे थे। और वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर सिद्धांत बनाने वाली विचारक नहीं थी। उन्होंने जमीन पर काम करके व्यवहारिक सिद्धांत बनाए कि संगठनों में लोग कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं थे, उन्होंने जो बिजनेस लीडर्स थे ना, जो अक्सर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनको यकीन दिलाया कि उनके ये मानवीय और सामाजिक नजरिए वाले सिद्धांत असल में काम करते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं। हाँ, और ये आसान नहीं होता, अकादमिक दुनिया और व्यापार जगत के बीच पुल बनाना। जी बिल्कुल। फोलेट को अक्सर देखा जाता है एक पुल की तरह। किसके बीच? जो क्लासिकल स्कूल था, जैसे फेयोल, वेबर, टेलर। हाँ, जो स्ट्रक्चर और नियमों पर जोर देते थे। बिल्कुल। और जो बाद में आया ह्यूमन रिलेशन स्कूल, जिसके मुख्य प्रणेता एल्टन मेयो थे। फोलेट इन दोनों के बीच एक कड़ी जैसी थी। मतलब वो क्लासिकल विचारों के समय में ही लिख रही थीं, पर उनका जोर प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर ज्यादा था, है ना? एग्जैक्टली। और यही बात उन्हें खास बनाती है। जहां क्लासिकल विचारक संरचना, नियम, दक्षता इन पर फोकस कर रहे थे, फोलेट मानवीय रिश्तों पर, ग्रुप डायनामिक्स पर, मनोविज्ञान पर बात कर रही थी। और यही मुद्दे बाद में ह्यूमन रिलेशंस आंदोलन के केंद्र में आए। जी, तो उन्होंने एक तरह से आने वाले मैनेजमेंट विचारों की नींव रखी। उनकी एक और अच्छी बात थी, उनकी लिखने की शैली। बहुत साफ, सीधी, समझने में आसान, ज्यादा भारी भरकम अकादमिक शब्द नहीं। हाँ, और उनके विचारों के मूल में लोकतंत्र में एक गहरा विश्वास था, वो जिसे डेमोक्रेटिक डायनामिज्म कहती थी, मतलब लोगों की भागीदारी से चलने वाली व्यवस्था। और उनका असर सिर्फ ह्यूमन रिलेशंस वालों पर ही नहीं, बल्कि फेयोल और अविक जैसे क्लासिकल विचारकों पर भी था। उन्होंने भी उनके काम को सराहा। जी। अच्छा, उनके जीवन को देखें तो वो भी काफी कुछ बताता है उनके विचारों के बारे में। मैसाचुसेट्स में पैदा हुई, रेडक्लिफ कॉलेज जो हार्वर्ड से जुड़ा है, वहां पढ़ी, अर्थशास्त्र, कानून, दर्शन, राजनीति विज्ञान। हाँ, लेकिन दिलचस्प ये है कि करियर की शुरुआत सामाजिक कार्य से की। 1900 से 1908 के आसपास बॉस्टन में सामुदायिक केंद्र चलाए उन्होंने। और ये जो जमीनी अनुभव था ना, लोगों और समूहों के साथ सीधे काम करने का, यही उनके विचारों की रीढ़ बना। उन्होंने असल में देखा कि लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, झगड़े कैसे होते हैं, सुलझते कैसे हैं। ये किताबी ज्ञान नहीं था। बिल्कुल नहीं। बाद में वो व्यावसायिक मार्गदर्शन और वेतन बोर्ड वगैरह में शामिल हुई, तो उनका सामना सीधे उद्योग और बिजनेस मैनेजमेंट की चुनौतियों से हुआ। उनकी मुख्य किताबें हैं द न्यू स्टेट 1918, फिर क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 और डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941, जो उनके लेक्चर्स का संग्रह है। हाँ, और इसी अनुभव और सोच से उनका पहला बड़ा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार आया, रचनात्मक संघर्ष यानी कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बहुत बड़ा आइडिया था, रचनात्मक संघर्ष। जी, उनका मूल तर्क ये था कि देखिए, संघर्ष या मतभेद जो है, वो संगठनों में एक सामान्य, एक नेचुरल प्रक्रिया है, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा बुरा ही हो। बिल्कुल। उस जमाने में तो खासकर क्लासिकल विचारक वो संघर्ष को एक प्रॉब्लम मानते थे, एक गड़बड़ी जिसे फटाफट ठीक करो, दबा दो। सही कहा।
लेकिन फोलेट कह रही थी नहीं, ये तो बस राय या हितों का अंतर है, और क्योंकि संगठन में अलग अलग लोग हैं, अलग सोच है, जरूरतें हैं, तो भाई संघर्ष तो होगा ही, आप इससे बच नहीं सकते, ये अपरिहार्य है। तो सवाल ये नहीं कि इसे खत्म कैसे करें। हाँ, सवाल ये है कि इसे समझें कैसे और इसका इस्तेमाल कैसे करें। फोलेट मानती थीं कि इसे बेकार की लड़ाई मानने के बजाय हमें इसे एक ऐसी प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए जो असल में संगठन के लिए फायदेमंद हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये मतभेदों को सामने लाता है, छिपी हुई समस्याएं उजागर होती हैं, और अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये नए और बेहतर समाधानों को जन्म दे सकता है। उनका वो मशहूर कथन याद आता है, सारी पॉलिशिंग घर्षण से ही होती है। बिल्कुल, ऑल पॉलिशिंग इज डन बाय फ्रिक्शन। जैसे हीरे को तराशने के लिए घर्षण चाहिए, वैसे ही विचारों को बेहतर बनाने के लिए मतभेदों का टकराव जरूरी हो सकता है। अच्छा, तो इसी आधार पर उन्होंने संघर्ष को संभालने के 3 तरीके बताए। पहला था प्रभुत्व, डोमिनेशन। प्रभुत्व नाम से ही साफ है, एक पक्ष की दूसरे पर जीत, एक जीत गया, दूसरा हार गया। फोलेट मानती थी कि ये तरीका अक्सर सबसे आसान लगता है, शॉर्ट टर्म में अपनी ताकत इस्तेमाल करो, बात खत्म। लेकिन ये लंबे समय में फेल होता है ना? हाँ बिल्कुल, वो चेतावनी देती थी कि ये लंबे समय में लगभग हमेशा फेल होता है। क्यों? क्योंकि जो पक्ष हारता है वो अंदर से दबा हुआ महसूस करता है, असंतुष्ट रहता है, और वो गुस्सा या विरोध बाद में फिर उभर आता है। जी, किसी और रूप में, किसी और मुद्दे पर। ये असल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बस दबा देता है। ये एक क्लियर कट विन लूज सिचुएशन है। ठीक है। दूसरा तरीका जो शायद सबसे आम है वो है समझौता। हाँ, इसमें हर पक्ष कुछ पाने के लिए अपनी कुछ मांगे छोड़ देता है, मोल भाव जैसा। हम सबने किया है ये, मामला सुलझ जाता है। पर फोलेट इसकी बहुत बड़ी फैन नहीं थी। क्यों? समझौता तो ठीक लगता सुनने में। उनका तर्क था कि लोग शायद ही कभी दिल से समझौता चाहते हैं, क्योंकि समझौते का मतलब ही है कि दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, अपनी असल जरूरत का एक हिस्सा छोड़ना पड़ता है। कोई भी पूरी तरह खुश नहीं होता। अच्छा, मतलब ये सिर्फ ऊपर से शांति जैसा लगता है। हाँ, ये अक्सर सिर्फ प्रॉब्लम पर पर्दा डालने जैसा है, बिना कुछ नया बनाए। इसलिए फोलेट इसे अक्सर एक तरह की लूज लूज स्थिति मानती थी। तो फिर तीसरा तरीका क्या है? और यही फोलेट अपना सबसे अहम और कह सकते हैं आशावादी समाधान देती हैं। तीसरा तरीका, एकीकरण, इंटीग्रेशन। एकीकरण, ये क्या है? ये सिर्फ बीच का रास्ता निकालना नहीं है। यहाँ कोशिश ये होती है कि दोनों पक्षों की इच्छाओं और ज़रूरतों को इतनी गहराई से समझा जाए और मिलाया जाए कि एक ऐसा हल निकले जिसमें किसी भी पक्ष को अपनी मूल, अपनी ज़रूरी इच्छाओं को छोड़ना ना पड़े। अच्छा, मतलब एक सच्चा विन विन समाधान बनाने की कोशिश। जी हाँ, एक सच्चा जीत जीत समाधान गढ़ने का प्रयास। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर ये समझौते से बेहतर कैसे है? फोलेट के अनुसार कई कारणों से। पहला, समझौते के उलट एकीकरण कुछ नया बनाता है। ये सिर्फ मौजूदा चीजों को बांटने के बजाय प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखकर दोनों की जरूरतों को पूरा करने वाला एक क्रिएटिव हल ढूंढता है, पाई को बड़ा करने जैसा। दूसरा, इसमें नए विचार, बेहतर तकनीकें आ सकती हैं, क्योंकि इसमें गहरी समझ और रचनात्मकता लगती है। और सबसे जरूरी, ये समस्या की जड़ तक जाता है और उसे स्थायी रूप से हल करने की कोशिश करता है, ताकि वो संघर्ष फिर उसी रूप में वापस ना आए। बिल्कुल। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है? फोलेट खुद भी तो यथार्थवादी थीं। हाँ, बिल्कुल थी। वो मानती थीं कि एकीकरण हमेशा प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। उन्होंने मजाक में वो उदाहरण भी दिया था कि अगर 2 मर्द एक ही औरत से शादी करना चाहें तो एकीकरण कैसे होगा? जाहिर है, कुछ स्थितियां होती हैं जहां हितों का टकराव सीधा होता है। सही बात है। लेकिन उनका मेन पॉइंट ये था कि भले ये मुश्किल हो या हमेशा संभव न हो, हमें हमेशा सबसे पहले पूरी ईमानदारी और क्रिएटिविटी से इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। प्रभुत्व या समझौते पर कूदने से पहले क्या हम कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो सबकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करे? और यही विचार मुझे लगता है आधुनिक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स की नींव बना। हाँ बिल्कुल। एकीकरण के लिए सिर्फ ये सुनना काफी नहीं कि सामने वाला क्या कह रहा है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि वो ऐसा क्यों चाहता है, उसकी अंडरलाइंग नीड्स क्या हैं। इसके लिए सहानुभूति चाहिए, रचनात्मकता चाहिए, खुला दिमाग चाहिए।
ये वही सिद्धांत हैं जो आज प्रिंसिपल्ड नेगोशिएशन या विन विन प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिखाया जाता है। तो फिर अगला सवाल ये है कि अगर एकीकरण इतना अच्छा है तो इसे हासिल कैसे किया जाए? ये बस चाहने से तो नहीं होगा। सही सवाल है। फोलेट ने इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम या आधार बताए थे। हाँ, क्या थे वो? पहला और सबसे जरूरी, मतभेदों को खुलकर और ईमानदारी से सामने लाएं। उन्हें छुपाएं नहीं, उनसे डरे नहीं। वो कहती थीं, हम तब तक एकीकृत करने की उम्मीद नहीं कर सकते जब तक हम ये नहीं जानते कि वे मतभेद वास्तव में है क्या। मतलब असली मुद्दा पहचानना होगा, सतही लड़ाई से परे जाकर। जी। दूसरा कदम, मांगों या इच्छाओं को उनके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। अक्सर लोग बड़े भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमें न्याय चाहिए टाइप। फोलेट का सुझाव था कि इन बड़ी मांगों को छोटे ठोस हिस्सों में बांटकर एनालाइज करें। और भाषा पर ध्यान देना भी जरूरी है। हाँ, इसमें इस्तेमाल हो रही भाषा की सावधानीपूर्वक जांच शामिल है, ताकि समझ सकें कि इन शब्दों के पीछे लोगों का असल मतलब क्या है, उनकी असली जरूरत क्या है। ठीक है। और तीसरा, संघर्ष का पूर्वानुमान लगाएं और सक्रिय रहें। इंतजार ना करें कि बात बिगड़ जाए। और इसके लिए फोलेट की एक और बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा समझनी होगी, चक्रीय प्रतिक्रिया, सर्कुलर रिस्पॉन्स। चक्रीय प्रतिक्रिया, ये क्या चीज है? ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन पावरफुल आइडिया है। फोलेट कहती हैं कि लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो सीधी रेखा में नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया फिर आपने उस पर रिएक्ट किया। तो फिर कैसे होती है? ये एक लगातार चलने वाला, गोल घूमने वाला चक्र है, सर्कुलर लूप। टेनिस के खेल जैसा। मैं जो शॉट मारूंगा वो इस बात से प्रभावित होगा कि मैं आपके अगले शॉट की क्या उम्मीद कर रहा हूं, और आपका शॉट इस बात से प्रभावित होगा कि आप मेरी प्रतिक्रिया की क्या उम्मीद कर रहे हैं। हम एक दूसरे के व्यवहार को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। अच्छा, मतलब हम सिर्फ दूसरों के एक्शन पर रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उनकी अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर भी रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और फोलेट मानती थीं कि इस चक्रीय इंटरडिपेंडेंट नेचर को समझना ही रचनात्मक संघर्ष की कुंजी है। ये हमें समझने में मदद करता है कि गलतफहमियां कैसे बढ़ती हैं, कैसे छोटे मतभेद बड़े टकराव बन जाते हैं। ये क्लासिकल स्कूल के सीधे साधे कारण और प्रभाव मॉडल से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये उसकी एक गहरी आलोचना थी जो मानवीय व्यवहार की जटिलता को नहीं समझता था। इस चक्रीय गति को समझकर ही हम बीच में आकर नेगेटिव साइकिल्स को तोड़ सकते हैं और पॉजिटिव साइकिल्स बना सकते हैं। लेकिन फोलेट ये भी मानती थीं कि एकीकरण आसान नहीं है, इसमें कई रुकावटें हैं। हाँ, उन्होंने खुद कुछ बाधाएं गिनाई। पहले तो ये कि एकीकरण के लिए भाई उच्च स्तर की बुद्धि और रचनात्मकता चाहिए। मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है। जबकि लड़ना या अपनी बात मनवाना, मतलब प्रभुत्व, वो अक्सर आसान लगता है। कम दिमागी मेहनत वाला काम है। सही। दूसरी बाधा, कुछ लोग बस डोमिनेट करने में मजा लेते हैं। उन्हें जीतने में, अपनी ताकत दिखाने में मजा आता है। विजय का रोमांच चाहिए। समाधान उतना जरूरी नहीं जितनी अपनी जीत। और तीसरी बाधा, लोग अक्सर समस्या को प्रैक्टिकल मुद्दे की तरह हल करने के बजाय उसका सिद्धांतीकरण कर देते हैं। उसे सिद्धांतों, मूल्यों की लड़ाई बना देते हैं। फिर हल निकालना मुश्किल हो जाता है। चौथी, भाषा का गलत इस्तेमाल। हाँ, भाषा का इस्तेमाल समझ बनाने के बजाय विरोध जगाने, दूरियां बढ़ाने के लिए किया जाता है। शब्दों को हथियार बना लिया जाता है। और सबसे जरूरी बाधा कौन सी बताई उन्होंने? और अंत में फोलेट के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण बाधा है वो है प्रशिक्षण की कमी। लोगों को स्कूलों में, काम की जगह पर, समाज में कहीं भी सहकारी सोच की कला सिखाई ही नहीं जाती। मतलब मिलजुल कर सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, एकीकरण तक पहुंचना, ये सिखाया नहीं जाता। ये आखिरी पॉइंट बहुत अहम लगता है। इसका मतलब सहयोग और एकीकरण कोई टैलेंट नहीं, बल्कि स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। ये फोलेट के निष्कर्षों का एक बहुत आशावादी पहलू है। उनका मानना था कि अच्छा मैनेजमेंट, प्रभावी सहयोग, रचनात्मक संघर्ष समाधान, ये सब ऐसे कौशल हैं जिन्हें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से सिखाया और सीखा जा सकता है। ये तो संगठनों और समाज के लिए बड़ी उम्मीद की बात है। अच्छा, तो संघर्ष को समझने और उसे रचनात्मक बनाने के बाद सवाल उठता है कि फिर संगठनों में अधिकार, मतलब अथॉरिटी, और ऑर्डर्स यानी ऑर्डर्स, ये कैसे काम करें? अगर लक्ष्य एकीकरण है तो वो टॉप डाउन ऑर्डर वाला मॉडल कैसे फिट होगा? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं फोलेट अपने दूसरे बड़े विचारों के समूह पर आती हैं, अधिकार की प्रकृति और आदेश देना। यहां भी उनका नजरिया पारंपरिक सोच से काफी अलग था। अब कैसे? वो कहती थी कि आदेश देना उतना सीधा काम नहीं है जितना लगता है,
बॉस ने कहा, कर्मचारी ने मान लिया। ऐसा हमेशा नहीं होता। और जब आदेश नहीं माने जाते तो वजह सिर्फ नाफरमानी या आलस नहीं होती। तो फिर क्या होती है? फुलेट के अनुसार आदेशों का पालन अक्सर इसलिए नहीं होता क्योंकि लोगों के जीवन भर के बने हुए आदत पैटर्न्स होते हैं, हैबिट पैटर्न्स, या गहरे बैठे मानसिक दृष्टिकोण। ये आदतें उन्हें किसी खास तरीके से सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने पर मजबूर करती हैं। और आप सिर्फ एक ऑर्डर देकर इन गहरी आदतों को बदल नहीं सकते? नहीं, रातों रात तो बिल्कुल नहीं। फुलेट कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं लोग नए तरीके से काम करें तो सिर्फ आदेश देने से पहले आपको उनकी उन आदतों को बदलना होगा, या कम से कम उन्हें नए व्यवहार के लिए दिमागी तौर पर तैयार करना होगा। इसके लिए उन्होंने कोई तरीका सुझाया था? हाँ, एक तरह की 3 स्टेप प्रोसेस सुझाई थी उन्होंने। पहला, कुछ निश्चित दृष्टिकोण बनाएं, मतलब लोगों को समझाएं, दिखाएं कि नया तरीका क्यों जरूरी है, क्यों फायदेमंद है। उन्हें उसके लिए पॉजिटिव बनाएं। ठीक है। दूसरा, उसकी रिहाई के लिए प्रावधान करें, यानी उन्हें उस नए नजरिए पर अमल करने का एक साफ, सुरक्षित और प्रैक्टिकल मौका दें। सिर्फ बताना नहीं, करने का मौका देना होगा। और तीसरा, जारी की गई प्रतिक्रिया को बढ़ाएं। जैसे वो नया व्यवहार अपनाना शुरू करें, उसे फौरन पहचानें, सराहें, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें। इससे वो नई आदत बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो काफी साइकोलॉजिकल अप्रोच है। सिर्फ क्या करना है से आगे जाकर क्यों और कैसे पर ध्यान देना। हाँ, और वो यही नहीं रुकी। उन्होंने ये भी कहा कि आदेश देते समय संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट और तरीका यानी मैनर ये भी बहुत जरूरी है। संदर्भ और तरीका मतलब? संदर्भ के बारे में उन्होंने कहा कि एक आदेश की प्रभावशालीता उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है जितनी दूरी आदेश तय करता है। मतलब आमने सामने दिया गया आदेश उस आदेश से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है जो लंबी ब्यूरोक्रेटिक चेन से होकर नीचे आता है, जैसे ईमेल या मेमो। दूरी बढ़ने पर असर कम हो जाता है। ये तो आज भी बड़े संगठनों की सच्चाई है। कम्युनिकेशन गैप। बिल्कुल। और तरीका, आदेश देने का तरीका भी मायने रखता है। रौब जमाना, अपनी सत्ता दिखाना, ये लोगों को सहयोग करने के बजाय सिर्फ विरोध करने पर मजबूर करता है। ये तो सीधे सीधे वेबर और फ्योल के अधिकार के फॉर्मल पद आधारित नजरिए को चुनौती देता है। वो मानते थे कि अधिकार आपके पद से आता है। एग्जैक्टली। फॉलेट कह रही थी कि असली असरदार अधिकार सिर्फ टाइटल से नहीं आता। ये इस बात से आता है कि आप लोगों को कितना समझते हैं, उनके आदत पैटर्न को कितना पहचानते हैं, और क्या आप उनमें पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक स्किल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फंक्शनल अथॉरिटी की तरफ इशारा था। और यहीं पर फोलेट अधिकार और आदेश पर अपने सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार पर पहुंचती हैं। उन्होंने संगठनों में एक आम दुविधा देखी। मैनेजर या तो बहुत ज्यादा सत्तावादी मतलब बोसी हो जाते हैं, हाँ, हर बात में हुक्म चलाते हैं जिससे कर्मचारी नाराज होते हैं, या फिर वो टकराव से बचने के लिए कोई आदेश ही नहीं देते, सब कुछ ढीला छोड़ देते हैं जिससे कंफ्यूजन फैलता है। हाँ, ये दुविधा आज भी मैनेजर्स महसूस करते हैं, कितना सख्त हो कितना नरम। फॉलेट का समाधान इस दुविधा से निकलने का एक बहुत ही अनोखा तरीका सुझाता है। उन्होंने कहा हल है आदेशों को अव्यक्तिक बनाना। डीपर्सनलाइजिंग द ऑर्डर्स। अव्यक्तिक बनाना, इसका क्या मतलब हुआ? आदेश तो कोई इंसान ही देगा ना। उनका मतलब था कि हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि एक व्यक्ति बॉस दूसरे व्यक्ति कर्मचारी को आदेश दे रहा है और दूसरा उसे मान रहा है। इसे व्यक्तिगत मर्जी या ताकत दिखाने का मामला बनाना बंद करना होगा। तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि बॉस और कर्मचारी दोनों मिलके स्थिति के नियम की खोज करने के लिए उस स्थिति का अध्ययन करें और फिर दोनों मिल के तय करें कि उस खास स्थिति की मांग क्या है और उसी मांग के अनुसार काम करने के लिए राजी हों। हो, मतलब यहाँ असली बॉस को इंसान नहीं बल्कि सिचुएशन खुद है। सिचुएशन इज द बॉस। एकदम सही। अथॉरिटी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं आ रही, न उसके पद से। अधिकार आ रहा है उस खास स्थिति के तथ्यों से, उसकी जरूरतों से, उसकी मांगों से। कोई उदाहरण? फॉलेट ने उदाहरण दिया कि एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हेड और सेल्स हेड वो एक दूसरे को ऑर्डर नहीं देते। वो साथ बैठ के मार्केट की स्थिति, प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्टॉक लेवल यानी स्थिति को एनालाइज करते हैं और फिर मिलकर तय करते हैं कि क्या करना है, जो कि स्थिति की मांग होती है। आदेश स्थिति से आ रहा है, व्यक्ति से नहीं। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। इसका वर्कप्लेस पर क्या असर पड़ेगा? इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। फॉलेट मानती थी
कि लोगों को किसी दूसरे इंसान के अधीन काम करने से नफरत होती है। ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाता है। लेकिन जब आदेश स्थिति से आता है तो बॉस और कर्मचारी दोनों ही उस स्थिति के अधीन होते हैं। तब कर्मचारी मैनेजर के नीचे काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके साथ मिलकर स्थिति की मांगों को पूरा कर रहा होता है। अच्छा, इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। जी, फॉलेट्स के अनुसार ये न केवल कर्मचारियों का आत्मसम्मान बढ़ाता है, बल्कि दक्षता भी बढ़ाता है। लोग ज्यादा मोटिवेटेड और जिम्मेदार महसूस करते हैं। और क्योंकि स्थितियां बदलती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्थिति कभी स्थिर नहीं होती और लगातार विकसित होती रहती है, इसलिए आदेश भी स्थिर नहीं हो सकते। आदेशों को भी डायनामिक होना चाहिए, वो वर्तमान स्थिति का अभिन्न अंग होने चाहिए। आप पुरानी रूल बुक पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते। आपको लगातार स्थिति को एनालाइज करना होगा और एडजस्ट करना होगा। तो ये निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। जी, और यही सिद्धांत सुपरविजन पर भी लागू होता है। फोलेट कहती थी कि सुपरविजन का मतलब सिर्फ नजर रखना नहीं है। सुपरविजन का लक्ष्य काम को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद करना होना चाहिए, और ये सबऑर्डिनेट के लिए एक शिक्षा या सीखने का मौका भी होना चाहिए। उसे समझने में मदद मिलनी चाहिए कि काम बेहतर कैसे हो, स्थिति की मांग क्या है। निश्चित रूप से स्थिति का नियम यानी लॉ ऑफ द सिचुएशन, ये यकीनन फोलेट का मैनेजमेंट सोच को सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ये अथॉरिटी को रीडिफाइन करता है। अथॉरिटी न तो पर्सनल है न पोजिशनल, बल्कि ये मुख्य रूप से फंक्शनल है। यानी इस स्थिति के तथ्य एक्शन मांगते हैं, और जो भी उन तथ्यों को समझकर काम कर सकता है उसके पास उस वक्त फंक्शनल अथॉरिटी है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट संगठन में कंट्रोल की जरूरत को डेमोक्रेसी, सहयोग और मानवीय गरिमा के साथ अद्भुत रूप से बैलेंस करता है। तो अगर हम फोलेट के इन मुख्य विचारों को रचनात्मक संघर्ष, एकीकरण, चक्रीय प्रतिक्रिया, आदत पैटर्न और स्थिति का नियम, इन सब को एक साथ देखें तो क्या सार निकलता है? निचोड़ क्या है? देखिए, सार ये है कि फोलेट के सारे विचार मूल रूप से भागीदारी, सहयोग, समन्वय और व्यक्ति के मनोविज्ञान, उसकी विशेषज्ञता और उसके आत्मसम्मान के प्रति गहरे आदर पर टिके हैं। उन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी में वो मानवीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक गहराई डाली जो उनके क्लासिकल समकालीनों के ज्यादातर स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल मॉडल्स में गायब थीं। उन्होंने हमें सिखाया कि संगठन सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि जीवित, गतिशील सामाजिक प्रणालियां हैं। जी हाँ, और इसीलिए उनके विचार आज भी इतने दशकों बाद किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं जो किसी ग्रुप या संगठन का हिस्सा है। बिल्कुल, चाहे वो मैनेजर हो, टीम मेंबर हो या किसी भी तरह के सामूहिक प्रयास में शामिल हो। ये हमें सिखाते हैं कि मतभेदों को विनाशकारी होने से कैसे रोकें और उन्हें विकास का इंजन कैसे बनाएं। और कैसे नेतृत्व सिर्फ पद से नहीं, बल्कि स्थिति की समझ और सहयोग बनाने की क्षमता से आता है। सही कहा। और इसी बिंदु पर हम आज की चर्चा समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि फोलेट ने लगभग एक सदी पहले सहकारी सोच, एकीकरण और स्थिति को समझने के कौशल में ट्रेनिंग की कमी पर जोर दिया था। आज के इतने जटिल, इंटरकनेक्टेड और तेजी से बदलते ग्लोबल वर्कप्लेस को देखते हुए क्या हमने इन जरूरी स्किल्स को व्यवस्थित रूप से सिखाने और विकसित करने में वाकई पर्याप्त प्रगति की है? और आज भी कौन सी ऐसी बाधाएं हैं, संरचनात्मक, सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक, जो संगठनों को फोलेट के इस एकीकृत स्थिति आधारित दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपनाने से रोकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो ये थी मैरी पार्कर फोलेट के दूरदर्शी विचारों पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि इस अन्वेषण ने आपको नई अंतर्दृष्टि दी होगी और ये अंतिम सवाल आपको आगे सोचने पर मजबूर करेगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।